गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे हिंदी ग्रामर में सेकंड लेसन वर्णता शब्द विचार। तो सबसे पहले सीखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि भाषा का सबसे छोटा रूप है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। मीनिंग हुआ इसका कि जो हम बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ मीन्स आवाज़ें, जो आवाज़ें निकलती हैं वो भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। ठीक है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, मीन्स उनको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। तो वर्ण क्या है? ध्वनियाँ हैं। ठीक है, इन वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के ग्रुप को वर्णमाला कहा जाता है। इसमें ऐ से लेके और ज्ञ तक वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्णमाला यहाँ पे बनाई गई है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखो, वर्ण का अर्थ है ध्वनि, ध्वनि का लिखा रूप। ठीक है, वर्ण को हम लिखते हैं, वर्णों को हम बोलते हैं। ध्वनि वर्ण का लिखा रूप होता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फर्स्ट हमारा नंबर है स्वर का। ठीक है, कि स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मीन्स जिनको बोलने के लिए, उच्चारण मीन्स बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं ली जाती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। यह स्वर की परिभाषा है। स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में 10 स्वर का ही अधिक प्रयोग होता है। ऋषि मीन्स जो री से ऋषि होता है, वो री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ण दिए हुए हैं ऐसे लेके औ तक, वो 11 हैं, लेकिन इसमें जो ऋषि है, री है, उसका प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो, अयोगवाह। अंग तथा आह, स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा आ को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार व्यंजन का चिन्ह है, मतलब जो अंग और अ होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, ये व्यंजन और ये ना तो स्वर में शामिल है और ना ही व्यंजन में शामिल है, ये इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। इसमें अंग आता है और आ आता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आ को विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होती है चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी अनुनासिकता का चिन्ह है। ये स्वर का गुण है। इसे लिखने के लिए प्रत्येक स्वर को या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे आ, आँख, ऊँ, ऊँट। ठीक है, इसके बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम क्लियर करेंगे इसको। अब अनुस्वार देखो। अनुस्वार, कवर्ग आदि पांचों वर्गों का पांचवा वर्ण है। ठीक है, हमारे जो व्यंजन हैं कैसे लेके और न तक, तो ये हमारे 25 वर्ण होते हैं और इनमें हर एक वर्ण, हर एक वर्ग होता है। जैसे कवर्ग, तो कैसे लेके अंग तक कवर्ग होता है, चैसे लेके यहाँ तक चवर्ग होता है। ठीक है, इस तरह से 25 वर्ण होते हैं और इनमें कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तो इनमें हर एक जो 5 का ग्रुप होता है हर एक वर्ग में, और जो लास्ट जो लेटर होता है, लास्ट जो वर्ण होता है, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अनुस्वार कहा जाता है उसको। अब नेक्स्ट देखो, सामान्य स्वर और अनुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक मीन्स चंद्रबिंदु वाले। सामान्य स्वर में अगर सवार है तो उसको हम जब चंद्रबिंदु लगाएंगे तो वो सवारना हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बाट है, अब चंद्रबिंदु लगाएंगे उसको तो वो बाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ई है, ई के साथ में विद, ई अगर बद में ई लगाएंगे तो विद हो जाएगा, और विद में अगर चंद्रबिंदु साथ में मिलाएंगे तो बिंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चंद्रबिंदु नहीं है, केवल बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे ई की जो मात्रा आई है, मात्रा हमारी सिरों रेखा के ऊपर है। सिरों रेखा मीन्स जब हम हिंदी लिखते हैं तब जो लाइन लगाते हैं उसको हम सिरों रेखा कहते हैं। तो जब मात्रा ऊपर होती है उस लाइन के, तो वहाँ पे हम चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते हैं, केवल बिंदी लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, चंद्र हट जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कहीं और चंद्रबिंदु के साथ जब लगेगा ये कहीं, इसमें केवल चंद्रबिंदु की बिंदी है और इसमें चांद नहीं है, मतलब वो जो आधा चांद बनता है चंद्रबिंदु का वो नहीं है। नेक्स्ट देखो, पूछ, और इसमें चंद्रबिंदु के साथ पूंछ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छोटे ऊ का ये देखो उगली और यहाँ पे उंगली। ठीक है, इस तरह से हम इसको चंद्रबिंदु
के बिना और चंद्रबिंदु के साथ ये वर्ण लिखते हैं, शब्द लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, व्यंजनों के साथ अनुनासिक स्वर मात्राओं के रूप में आते हैं। जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में जो अनुनासिक स्वर होते हैं वो मात्राओं के रूप में आते हैं। जब मात्राएं लगती हैं उनमें तो बिंदी रह जाती है, ठीक है, चांद हट जाता है उसका। त्रिभुज रेखा के ऊपर मात्रा आने पर मात्रा के साथ चंद्र बिंदु ना लिख, केवल बिंदु रह जाता है, चांद हटता है, जैसे हैं, नहीं, क्योंकि इत्यादि। नेक्स्ट देखो, स्वर और मात्राएं। प्रत्येक स्वर को दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक तो उसके मूल रूप में, जैसे वो स्वर है वैसे, और एक उसका मात्रा के रूप में। तो ये सब जानते हैं कि मात्राएं, स्वर की मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दी हुई हैं, ऐसे लेके औ तक। अंग और आ तो हमारे अयोग बा में आ गए, तो ये ऐसे लेके औ तक की मात्राएं होती हैं। और यहाँ पे ये मात्राएं हैं और ये मूल रूप में स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है तो उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ। अब इनको बोलने में बहुत ज़्यादा कम समय लगा तो इसलिए ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। इनको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इनको ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करने में, इसलिए ये दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, औ। ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है। अंग्रेजी भाषा में से आए शब्दों में इसका प्रयोग होता है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कई सारे विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा उनमें से एक है। इसमें अरबी, फारसी और भी कई सारे भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के शब्द आते हैं। तो जो औ है वो अंग्रेजी भाषा का उसमें वर्ण है, ठीक है। और जब भी ये अंग्रेजी भाषा का स्वर आता है, शब्द आता है, जैसे ऑफिस, बॉल, कॉपी, तो इनके साथ में ये ओ आता है, ठीक है। इसका प्रयोग होता है, यूज किया जाता है ओ। ओ मीन्स ओ नहीं है, ओ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्यंजन। इन वर्णों को स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर जुड़ा होता है, जैसे क प्लस ए। क में हलंत है तो ये पूरा मिलके क हलंत प्लस ए क हुआ, ठीक है। जो हम जैसे कोई भी अक्षर है, कोई भी व्यंजन है तो उसमें ए मिला होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब हम उसके साथ में वो ए लिखते हैं प्लस में लगा के। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यंजन की परिभाषा है। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताए थे जब हम अनुस्वार पढ़ रहे थे अभी, तो कि ये कवर्ग है तो कवर्ग में 5 हमारे वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग में च, छ, ज, झ हैं। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा ये य, र, ल, व आते हैं, स, स, है, छ, त्र, ज्ञ, श्र एंड ण, ठीक है। ये सारे जो व्यंजन हैं ये हमारे व्यंजन में आते हैं। वर्णमाला में स्वर भी और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यंजन हम पढ़ रहे हैं तो ये सारे व्यंजन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, व्यंजनों की पहली 5 पंक्तियाँ अपने पहले अक्षर के नाम से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के नाम से जानी जाती हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं देखते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और स के मेल से जो क और स मिला के बनता है तो श बनता है, कक्षा, शिक्षक। इसके बाद में है त्रय, तय और रय के मेल से बनता है, तय और रय दोनों व्यंजनों को मिलाने से बनता है, यात्रा, त्रिशूल। नेक्स्ट देखो ज्ञ, ये जय और य के को मिलाने से बनता है, आज्ञा, ज्ञानी, ठीक है। नेक्स्ट देखो श्रेय, इसमें स और रय दोनों व्यंजनों को मिलाने से श्रेय बनता है, श्रोता, आश्रम, श्री। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द श्रेय से बनते हैं। नेक्स्ट देखो, स्वरों की तरह व्यंजनों को स्वरों से अलग नहीं बोला जा सकता है, किंतु इन्हें स्वर के बिना लिखा जा सकता है। जिस तरह से हम व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोलते हैं, स्वर के साथ मिला के बोलते हैं, व्यंजनों में स्वर मिला होता है, इनको बिना स्वर के बोला नहीं जा सकता है।
उच्चारण नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हम इनको बिना स्वर के लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखा कैसे जाता है? अब देखो, ये हलंत है, हलंत के बारे में पढ़ते हैं, इनको लिखने के बारे में पढ़ते हैं कि इनको बिना स्वर के हम लिख कैसे सकते हैं, किस किस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हलंत। स्वर के बिना व्यंजन लिखने के लिए कई बार व्यंजन के नीचे रेखा हलंत लगाई जाती है, इसे हलंत कहते हैं। हलंत से पता चलता है कि व्यंजन में अ नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखो टय, टय पे हलंत लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अ के बिना टय है ये। अब यहाँ पे शब्द लिखा है पट्टी, तो ये जो टय है, जो बीच वाला टय है, उसके नीचे हलंत लगा है। इसका मतलब जो टय है इसमें स्वर नहीं है, मीन्स ये आधा है। ठीक है, तो बिना स्वर के आधा ही होगा। नेक्स्ट देखो तय। ठीक है, तय प्लस तय हलंत प्लस अ, तो इसमें जो बीच वाला ये तय है, इसमें पाई नहीं लगी है। पाई का मतलब है जो लाइन लगी होती है, जब हम तय लिखते हैं तो तय के साथ तय में लाइन लगी होती है, उसे हम पाई बोलते हैं। तो ये कुत्ता है, इसमें जो लाइन है पाई है वो हट गई है। ठीक है, इसलिए ये बिना स्वर का तय है। नेक्स्ट देखो टय। अब इसमें टय हलंत प्लस अ है, तो ये खट्टा, इसमें भी बीच में हलंत लगा है, इसका मीन्स इसमें जो बीच वाला टय है उसमें स्वर नहीं मिला है, ये आधा टय है। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन को स्वर के बिना लिखने के तरीके। हम किस किस तरह से व्यंजन को स्वर के बिना लिख सकते हैं? व्यंजन को स्वर के बिना कई प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे पाई को हटाना, पाई हटा के, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो तय में केवल अगर तय हम आधा तय लिखेंगे, उसकी पाई हटा देंगे, तो इसका मतलब है वो आधा तय है, उसमें स्वर नहीं मिला है। इसके अलावा मैं है, मैं की भी पाई हट जाएगी। ठीक है, वो आधा मैं हो जाएगा। पै है, पै की पाई हट जाएगी, और लय है तो लय की भी पाई हट जाएगी, मीन्स वो लाइन हट जाएगी जो उसके साथ मिली होती है। नेक्स्ट देखो हलंत। हलंत आपको पता है कि जो नीचे हम लाइन लगाते हैं वर्ण को लिखते हुए, अक्षर को लिखते हुए, उसे हलंत कहते हैं, तिरछी लाइन। जैसे टय, तो अगर टय में ये हलंत लगाएंगे तो वो आधा टय है, मीन्स इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। ठीक है, स्वर का मतलब है वो अ नहीं मिला हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखो घुंडी हटाना। घुंडी हटा के, घुंडी हटा के भी हम व्यंजन को बिना स्वर के लिख सकते हैं। जैसे कै, तो कै अगर हम आधा कै लिखेंगे, जैसे आधा कै आप लिखते हो तो उसकी जो एक साइड की घुंडी हट जाती है। ठीक है, फै लिखते हैं तो फै का भी एक साइड जो हट जाता है, तो उसे हम घुंडी हटाना बोलते हैं। इस तरह से भी हम बिना स्वर के व्यंजन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो संयुक्ताक्षर वाले शब्द, जो संयुक्त अक्षर से के मिलने से बनते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तथा उन्हें मिलाकर लिखा जाए तथा बोला जाए, तो इन मिले हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो और इनको मिला के लिखा या बोला जाए, उनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे छ, त्रय, ज्ञ, श्रय भी संयुक्ताक्षर है, परंतु इनका रूप बदल जाता है। संयुक्ताक्षर ऊपर दी गई तीनों विधियों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, आधा नय और पूरा नय। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गन्ना, तो ये संयुक्ताक्षर है। पन्ना, विन्न, ठीक है, इसमें आधा भी आ रहा है और पूरा भी, हमारा वही वर्ण पूरा आ रहा है, उसी वर्ण को हम आधा भी लिख रहे हैं। तो जो आधा वर्ण है वो बिना स्वर के है, और जो पूरा वर्ण है वो स्वर के साथ में है। ठीक है, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आधा तय है और पूरा तय, दोनों साथ में है। उत्तर, कुत्ता, पत्ता। नेक्स्ट देखो आधा पै है, तय है, इसका मतलब है, देखो अगर हम इसको मिला के लिखेंगे, संयुक्ताक्षर बना के लिखेंगे, तो प्राप्त, गुप्त, लिप्त। ठीक है, इसमें हमारे ये संयुक्ताक्षर प्रयोग हुए हैं। नेक्स्ट देखो, ये है आधा पै और यह, प्याला, प्यास, प्यार। नेक्स्ट देखो आधा चय और पूरा चय, बच्चा, कच्चा, सच्चा। ठीक है, जो ये शब्द हैं इनमें ये संयुक्ताक्षर प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट है तय और थय, आधा तय है, पूरा थय है, इसको मिला के हम, इन संयुक्ताक्षर को मिला के हम शब्द बनाते हैं, पत्थर, हत्था, गुत्थी। इसके अलावा भी और कई सारे शब्द इनसे मिलके बनते हैं। नेक्स्ट देखो रय और रय का संयुक्त रूप, ठीक, अ रहित रय, सूर्य, नर्मदा, वर्ग, इसमें अ नहीं है। ठीक है, तो बिना अ के रय है ये। नेक्स्ट देखो अ के साथ रय, जब हम अ के साथ रय को हम लिखते हैं तब रजत, रक्षक, पर। ठीक है,
ये हमारे अ के साथ वाले हैं। इसके अलावा हम पदेन की मात्रा लगाते हैं, जैसे व्रत, ग्रह, समुद्र, ठीक है, तो ये पदेन की मात्रा है। ट्रेन, ट्रेन को लिखते हो तो तिरछी लाइन जो बनती है उसमें रै भी होता है, और जो इस साइड में मतलब ये दो तरह से हम तिरछा बनाते हैं, तो एक तो रै है और एक अ है, तो इसमें अ मिला होता है, मतलब एक हलंत है और एक रै है। समझ में आ गया? इस तरह से रै और रै का संयुक्त रूप लिखा जाता है। अब इसके अलावा ये हमारे वर्ण हो गए। अब शब्द आते हैं, ठीक है। तो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, बक, हिरन, लड़की, पेड़। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से ही शब्द नहीं बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर वर्णों का जो मेल होता है उनसे कुछ अर्थ निकलता हो, कुछ मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, तो उसको हम शब्द कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वर्ण विच्छेद है, इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। जब हम वर्ण को जब हम तोड़ते हैं शब्द को, ठीक है, तो तोड़ के लिखते हैं, उसको वर्ण विच्छेद बोलते हैं। बक को देखो वह हलंत लगाया है, प्लस में अ है, प्लस में क है, हलंत है क पे, और उसके बाद में अ है प्लस में, ठीक है, तो इस तरह से बक हुआ है। हिरन में देखो है, हलंत है के साथ, प्लस में ई है, प्लस में र है, र के साथ हलंत है, प्लस में अ है, प्लस उसके बाद में न हलंत, न के साथ हलंत, प्लस में अ है, तो ये हिरन हो गया, ठीक है। इस तरह से मैंने ये वर्ण विच्छेद की एक वीडियो बनाई है, उसमें आप सीखना कि वर्ण विच्छेद में हलंत किस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ अक्षरों का मेल दिखाया गया है। केवल अक्षरों के मेल से ही शब्द नहीं बनता। मैंने आपको भी बताया था कि केवल अक्षरों को मिला देने से ही शब्द नहीं बनते हैं, अक्षरों का सार्थक मेल होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो हम इसको न ही रह, अगर हमको हिरन को उल्टा कर देते हैं, शब्द बन रहा है लेकिन सार्थक नहीं है। इसको हम अगर कोई हमसे बोलेगा तो समझ नहीं पाएंगे कि ये हिरन बोल रहा है। ठीक, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब हम समअप करते हैं इस लेसन को। ध्वनि ही वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, स्वर मूल रूप में, स्वर मात्रा के रूप में। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। चलो नेक्स्ट इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। हर स्वर की मात्रा होती है, तो हर स्वर की मात्रा होती है? नहीं होती है। ए की तो मात्रा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्णमाला में स्वर व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये वर्णमाला में स्वर व्यंजन दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर रहित व्यंजन में हलंत नहीं लगता है, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन में हलंत लगता है, ये गलत है। ऐ स्वर है, सही है, ये ऐ स्वर ही है। कै स्वर है, ये गलत है। कै स्वर नहीं है, कै व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, ये ठीक है, वर्ण के दो भेद होते हैं। नेक्स्ट है, व्यंजनों पर मात्रा लगती है, तो ये भी ठीक है, व्यंजनों पर मात्रा लगती है। अंग अयोगवाह है, ये ठीक है, सही है, ये अंग अयोगवाह है। नेक्स्ट देखो, रै में ऊ की मात्रा बीच में लगती है, ये भी ठीक है। जब हम रै में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो रै के बीच में ही लगती है। नेक्स्ट है, त्रय संयुक्त व्यंजन है, ये भी ठीक है, त्रय संयुक्त ही व्यंजन है। त्रय तय और रै से मिलके बनता है, संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र देखकर उसके नाम में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाइए। अब ये आँख है तो आँख में चंद्र बिंदु लगेगा, चांद में चंद्र बिंदु लगेगा, पंख में अनुस्वार लगेगा, दांत में चंद्र बिंदु लगेगा। नेक्स्ट है, मंदिर में अनुस्वार लगेगा, बंदर में अनुस्वार लगेगा, ऊंट में चंद्र बिंदु, गंगा में अनुस्वार लगेगा। नेक्स्ट है, वर्ण विच्छेद है ये, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखो। तो ये मैंने इसकी वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, आप उससे सीखना कि किस तरह से इसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप भी फॉर्मेट बना के ही इसको राइट डाउन करेंगे। 6 नंबर है ये, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है इसका, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 में स्वर, नंबर 2 में व्यंजन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है ह्रस्व स्वर, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। उदाहरण है जैसे ए, ई, उ। दीर्घ स्वर, इनको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ग, अनुनासिक तथा अनुस्वार में क्या अंतर है। अनुनासिक लिखने के लिए प्रत्येक स्वर तथा उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। उसका चिन्ह चंद्र बिंदु तथा गुण होता है उसका, वो स्वर का होता है। अनुस्वार का चिन्ह अंग है। ये व्यंजन के पांचों वर्गों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग का भी पांचवा वर्ण है। नेक्स्ट देखो, संयुक्त वर्णों में र का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। उत्तर है इसका, संयुक्त वर्णों में र का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। अ के बिना र, जैसे सूर्य, नर्मदा। अ के साथ रह, अ सहित रह, जैसे रजत, ग्रह, समुद्र, ट्रक इत्यादि। स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है। तो स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये स्वर और व्यंजन का अंतर हुआ। जैसे हम अगर क लिखते हैं तो क हलंत प्लस में ए, कै, ये कै बनता है। ठीक है, इस तरह से व्यंजन के साथ में स्वर मिले होते हैं। थैंक यू।